आपने लीगली तो बता दिया कितना टैक्स कैसे कहाँ से बच सकता है। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग सब दो एडवाइस दीजिए कि हाउ टू सेव टैक्स इन लीगली। बताइए आपसे शुरू। आपका क्वेश्चन ही कंट्राडिक्टरी है, मैं ये कहूँगा क्योंकि इनलीगली तो सेविंग होती नहीं है, इनलीगली तो इवेजन ही होता है। और इनलीगली इवेजन के लिए कोई हमारे पास आता नहीं है, तो ये आइडियाज हमारे पास मिलते नहीं है। हाँ, तो ये हो सकता है कि किसी को कोई नोटिस आया, किसी को कोई डिफॉल्ट पॉइंट आउट हुआ, देन ही कम्स टू अस फॉर एडवाइस कि व्हाट ही शुड डू। सो इस तरह के सैंपल बहुत आते हैं, क्योंकि हमारे पास तो लिटिगेशन के लिए मैटर आते हैं, तो नेचुरली उस तरीके से तो मैटर आते हैं जहाँ है। तो इसलिए अपन ये बात करें कि अभी भी कि क्या ऐसी चीज़ मैं करूं कि मेरे ऊपर ये एलिगेशन नहीं आए कि मैंने कोई टैक्स इवेट किया था। व्हाट आई डिड वाज लीगली परफेक्ट। और ऐसे ही जो एक एडवाइस बहुत रेगुलर हम करते हैं इसी मामले में कि वॉट एवर एग्जेम्पशन यू क्लेम, एब्सोल्यूट या कंसेशनल रेट या कोई जिससे बेनिफिट आ रहा हो, ऑलवेज डिस्क्लोज इन रिटर्न, ताकि मेरे ऊपर सप्रेशन नहीं लगे। कई चीज़ें क्या है, लॉ का मेरा इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, समटाइम्स लॉ भी इवॉल्व होता है। सो लॉ इज व्हाट इट शुड बी रेड और इंटरप्रेटेड इन ए मैनर इट इज इंटरप्रेटेड बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ, क्योंकि बुक तो मेरे लिए और आपके लिए कॉमन है, तो इंटरप्रिटेशन भी चेंज हो सकता है। तो जब जजमेंट आया तो डिपार्टमेंट मेरे को नोटिस देने वाला है कि आपका सप्रेशन, इंटेंशन टू एड, यू डिड नॉट पे टैक्स। अगर मैंने उसको एग्जेम्पशन को रिटर्न में दिखा रखा है, तो आई वुड से आई हैड डिक्लेयर्ड एवरीथिंग टू यू, इट वाज नाउ अप टू यू टू गिव मी अ नोटिस इन टाइम रादर देन एक्सटेंडेड पीरियड। तो मेरा कोई इवेजन भी नहीं हुआ, मेरा टैक्स भी नहीं दिया, मैंने डिस्क्लोज भी कर दिया। और अल्टीमेटली अगर उसमें नेगेटिव जजमेंट लेटर ऑन आया, तो अगर नॉर्मल टाइम पीरियड में आया तो आई नीड टू पे ऑल्सो, आई नीड टू वो करूँगा, लेकिन एक्सटेंडेड पीरियड आया तो वो सस्टेन नहीं करेगा। तो कई बार ऐसा भी सिचुएशन आती है। सो इसी के अंदर एक चीज ऐड कर देता हूँ। इन बिटवीन आपने गिफ्ट की बात करी थी। हाँ, तो आपने कहा कि मैं मेरे फादर से 50 लाख का गिफ्ट लेता था। हाँ, तो आपका बैंक स्टेटमेंट डोंट हैव एन एबनॉर्मल एंट्री। हाँ, एकदम आता है। हाँ, एकदम से कैसे आया? तो ये सेम चीज हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न में एक एग्जम्प्टेड इनकम का कॉलम होता है। जनरली पीपल डोंट फिल देयर एनीथिंग कि सारे एग्जम्प्टेड है ना, डालने की रिक्वायरमेंट नहीं आ रहा है। तो बट अगर अपेरेंटली आपने एक बार वहां पे उसको पंच कर दिया है, तो आपका बैंक स्टेटमेंट का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं उससे कंपनसेट हो जाएगा। फ्यूचर में अगर कोई एक्शन भी लिया गया तो वो और इजी हो जाता है एस्टेब्लिश करना कि सर देखो मैंने पहले भी डिक्लेयर किया था, अदर डॉक्यूमेंटरी एविडेंस तो है ही है। सो ये भी एक मिस्टेक रहती है कि एग्जम्प्टेड इनकम काफी लोग आईटीआर में रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, सो इट शुड बी प्रॉपर्ली रिपोर्टेड इन आईटीआर आल्सो। ऐसे ही मैं नरेट करना चाहूँगा, एक सिचुएशन हमारे पास आई थी कि नॉर्मली जब सर्च होती है किसी के प्रमाइसेस पे तो स्टॉक टेकिंग होती है, तो उसमें फिजिकल स्टॉक कितना है और बुक्स में कितना स्टॉक है दैट इज़ कंपेयर्ड। और डिफरेंस अगर है, ज़्यादा स्टॉक मिला तो सीज कर दिया जाता है, कम स्टॉक मिला तो उसकी ड्यूटी मांग ली जाती है कि भाई आपने बिना टैक्स के निकाल दिया होगा। उस सिचुएशन में वहाँ क्या हुआ कि कुछ शॉर्टेज ऑफ स्पेस थी, तो कुछ स्टॉक उसके रजिस्टर्ड एरिया के अलावा एक नियर बाई गोडाउन था, सपोज 50 मीटर दूर, वहाँ भी रखा हुआ था। तो फैक्ट्री में तो शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट का उसको नोटिस सर्व हो गया। हमने पॉइंट आउट किया कि साहब आपने अधूरी स्टॉक टेकिंग की, जो पास वाले गोडाउन में सम रीजन से रखा हुआ था स्टॉक, उसको काउंट करना चाहिए था। तो वो दोनों मिलाकर के मेरा स्टॉक ओवरऑल टैली होता है। तो वो चीज़ कैसे निकलती है कि क्लाइंट जब हमारे पास आया, उसने बताया शॉर्टेज है, तो देन वी नीड टू प्रूव कि आपका शॉर्ट क्यों हुआ। बोले साहब मेरा तो वहाँ पड़ा था, तो फिर वहाँ पड़ा था तो शॉर्ट नहीं हुआ, वो काउंट नहीं हुआ, जो इमीडिएटली नोट पॉइंट आउट करना चाहिए था। तो डिपार्टमेंट का केस तो इवेजन का है, लेकिन हमारा एक्सप्लेनेशन ये कि इवेजन नहीं है, ये एक्सप्लेन करने की भूल है। उस दिन की आपका भी एक्शन अधूरा रहा और शायद हमारा भी एक्शन ये अधूरा रहा, हमने ये नहीं बताया कि वहाँ भी पड़ा है आप देख लो, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि हम एलिगेशन ऑफ इवेजन से बच सकते हैं अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं और हम एक्सप्लेन किसी सिचुएशन को प्रॉपर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर किया, ये सारा चीज टैक्स
इवेजन इन टैक्स प्लानिंग के एस्पेक्ट में है कि जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप करेंटली, कि उसके अंदर आज जो भी हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं अदरवाइज भी, उनका जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा उसमें वो मेंशन करते हैं कि हमें इसकी आईटीसी लेनी है, आईटीसी नहीं लेनी है, एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स आर एंटर्ड इनटू एट दैट टाइम इटसेल्फ। तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं तो उसमें जीएसटी के क्या क्लॉजेज हैं, क्या वो सारे क्लॉजेज हमारे एज पर एक्ट हैं या नहीं है। जैसे एक पहले आप लोगों का डिस्कशन चल रहा था कि अगर कोई फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर मैंने कोई फ्री सैंपल दिया है, कोई भी चीज़ दी है, तो उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलती। हाँ, तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लिख देते हैं कि एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर एक चीज़ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे दूंगा, सो दैट लैंग्वेज इट विल अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ डिपार्टमेंट कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है तो यू शुड रिवर्स योर आईटीसी। उसकी जगह हमें कहीं अपने कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्टिंग ऐसा करना चाहिए कि हम ये बताएं कि ये पर्टिकुलर मटेरियल जो है ये मेरे स्कोप में है, अगर ये मेरे स्कोप के अंदर है तो इट इज़ नॉट गिवन एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल, एंड अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जो भी मेरा आईटीसी रिवर्सल है वो इन एनी केस नहीं आना चाहिए। देन माइट बी अदर केसेस ऑल्सो, लेकिन दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच। अगर आप बिलिंग कर दें उस मटेरियल की कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर और कॉन्ट्रैक्टर वापस उस वैल्यू के अंदर ही आपको चार्ज करके दे दे, दैट इज ऑल्सो वन। बट अगर हम एफओसी बेसिस पे ही जाना चाह रहे हैं तो हमारी ड्राफ्टिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो और थोड़ी बेटर हो सकती है ऐसे केसेस में। सर जीएसटी के बारे में तो यहाँ कुछ बातचीत हो ही गई प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम टैक्स में भी हम अच्छे से इन चीज़ों को प्लान अप कर सकते हैं अगर हम स्टार्टिंग से कुछ चीज़ें मैनेज करते हुए चलें। अपन ने थोड़ी दिन पहले एक लॉस हार्वेस्टिंग की बात करी था, तो मे भी अगर कोई पर्सन आपका जो व्यूअर है आज वीडियो देख रहा है तो उसने एक ऑप्शन गवा दिया है। अच्छा, बिकॉज लास्ट वीक तक वो मार्केट में एक अनसर्टेनिटी थी, वापस मार्केट कहीं ना कहीं वापस सर्टेन पोजीशन पे आ रहा है ना, तो वो अनसर्टेनिटी अगर वो शायद पहले उसको प्लान अप कर लेता तो वो उसको यूटिलाइज कर लेता कि मैं कुछ लॉस अभी बुक करके वापस रीपरचेज कर लेता हूँ मेरे स्टॉक्स को। सेम मैनर में जो दूसरे एस्पेक्ट्स है उसको किसी और टाइप से कैपिटल गेन का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वापस गवर्नमेंट खुद आपको अगर अलग अलग प्रॉपर्टीज आप सेल कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म गेन है तो गवर्नमेंट खुद आपको ऑप्शंस दे रही है कि यू हैव वेरियस ऑप्शंस टू रीइन्वेस्ट दीज थिंग्स। आप बॉन्ड परचेज कर सकते हैं, वापस आप हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को आप एग्जैक्ट वे में प्लान करें। मीन्स अगेन वही पॉइंट है कि जिस दिन मैं प्रॉपर्टी सेल करने जा रहा हूँ उस दिन मैं अपने कंसल्टेंट से बात करूँगा एक बार कि साहब ये सारा सिनेरियो हो रहा है, ये कैलकुलेशन आ रहा है, या ऐसे प्रॉफिट आएगा, मेरे को आगे क्या करना है या टैक्स जमा कराना है, तो वो सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। इनका डिफॉल्ट रेजिम, अल्टरनेट रेजिम की भी अपन ने बात करी थी, तो वो सब भी उसी इनका पार्ट है कि आपका क्या इन्वेस्टमेंट्स है या आपका कैसा सैलरी स्ट्रक्चर है। सो अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड कि आपको डिफॉल्ट स्कीम में जाना, अल्टरनेट स्कीम में जाना है, तो ये सारा की सारा पोर्शन आपको टैक्स प्लानिंग के थ्रू एडजस्ट करना रहेगा।